अस्सलाम दोस्तों, इंसाइडर मौजूद वगैरह में खुशामदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहब जनाब जस्टिस बाबर सत्तार की अमेरिका में प्रॉपर्टीज़ और मुत्तहिदा अरब अमारात में कारोबार का इंकशाफ हुआ है और ये खबर भी गर्म है कि जनाब मुअज़्ज़ज़ जज साहब यानी मिस्टर जस्टिस बाबर सत्तार साहब अमरीकी शहरियत के हामिल भी हैं और उनकी फैमिली के अरकान और ख़ास तौर पर उनके बच्चे वो अमरीका में ही क़याम पजीर हैं और अमरीका की आला तरीन और महंगी तरीन दरसगाहों से जो है वो तालीम भी हासिल कर रहे हैं। ये खबर उस वक्त सामने आई है जनाब जब ये जो इश्यूज़ हैं इदारों के ऊपर जो है वो ISI के एहलकारों के दबाव का और उनकी आम ट्विस्टिंग करके मर्जी के फैसले लेने का ये सारे का सारा मामला गर्म भी है। और इस महीने के आखिर में मुमकिना तौर पर ये जो 6 जजेस का ख़त है इसने एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की अदालत में लगना है और जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब का नाम भी उन जज साहिबान में शामिल है जिन्होंने इस ख़त में दस्तखत भी किए थे। और जस्टिस बाबर सत्तार उन शख्सियात में भी शामिल हैं जिन्होंने 1 साल कबल जनाब उमर अताब बंदयाल साहब से मुलाकात की थी और इस बात का इंकशाफ किया था कि जनाब अदालतों के ऊपर खुफिया वाले जो हैं वो अपने असर अंदाज हो रहे हैं और अपने दबाव के ज़रिए कुछ फ़ैसले कराने की कोशिशों में हैं। और अभी रिसेंटली जब यह ख़त मंजर आम पर आया था तो उसके बाद भी जस्टिस बाबर सत्तार उन जज साहिबान में शामिल थे जिन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के साथ मुलाकात की थी। लिहाजा ये जो इल्ज़ामात हैं या ये जो बातें इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं इनको किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर ये खबरें मन घड़त है तो फिर इससे ये वाला तासुर सामने आएगा कि जनाब शायद वही तबकात जो माजी में या मौजूदा सूरत हाल में अदालतों के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं वो ख़त लिखने की पादाश में जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब को इबरत का निशाना बनाना चाहते हैं। सूरत हाल ज़रा थोड़ी सी गंभीर है, लिहाजा इस इशू के ऊपर अगर बात करनी है तो बहुत ही ज़्यादा समझदारी के साथ या हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर बात करनी चाहिए। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने अपना जज बनने से कबल यानी जिस वक्त उनका नाम बतौर एडिशनल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए फ्लोट हुआ था उस वक्त जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने अपने तमाम जो कागजात हैं वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू जमा भी कराए थे और वहाँ पर जो कागजात पेश किए गए थे वहाँ पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब की टैक्स रिटर्न्स भी शामिल थी और उनके असासाजात के गोशवारे भी शामिल थे। ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है। ये जो इंकशाफ आज सामने आ रहा है ये इंकशाफ 100% दुरुस्त है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब की बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ मौजूद है और ये तमाम चीज़ें जस्टिस बाबर सत्तार साहब की टैक्स डॉक्यूमेंट्स में और उनके असासों की तफसीलात में मौजूद हैं। ये जो टैक्स रिटर्न्स जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से जमा की गई है उसके मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने अमेरिका में उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी तादाद 6 है। यानी इस वक्त बाबर सत्तार साहब अमेरिका में कम से कम 6 प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं और जस्टिस बाबर सत्तार के खुद अपने इस इंकशाफ के बाद कि उन्होंने ये प्रॉपर्टीज़ सरमायाकारी के लिए ख़रीदी थी अमेरिका में, ये बात बहुत ही ज़्यादा और मानीखेज हो जाती है क्योंकि जहाँ पर इस प्रॉपर्टीज़ की एक्वायर करने का एतराफ़ किया जाता है तो फिर ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि जनाब ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी कैसे गई, क्या ये लॉफुल ज़राए के ज़रिए ख़रीदी गई हैं या इनके ज़राए नामालूम है। दूसरा सवाल ये पैदा हो जाता है कि जनाब अगर आपने अमेरिका में प्रॉपर्टीज़ कारोबार के लिए ख़रीदी हैं तो अब जबकि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और अब एडिशनल जज से आप परमानेंट जज के ऊपर भी आप एलिवेट हो चुके हैं तो इस सूरत हाल में ये जो बिज़नेस आपने किया था क्या बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस बिज़नेस को आप मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये जो रिटर्न्स खुद जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से फाइल की गई हैं इसमें उन्होंने इस बात का खुद इंकशाफ किया है कि इन प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के अंदर जो इक्विटी या जो सरमाया जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से इन्वेस्ट किया गया है उसका वॉल्यूम 171 मिलियन बनता है। जबकि इन प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदने के लिए बाबर सत्तार साहब ने अमरीकी बैंकों से 227 मिलियन रुपए जो है वो हासिल किए और फिर इन घरों को जो है उन्होंने एक्वायर किया मॉर्गेज के ज़रिए। और इस वक्त ये जो प्रॉपर्टीज़ अमेरिका में मौजूद हैं जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब की इनकी मजमूई वैल्यू 393 मिलियन रुपीज़ बनती है यानी पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 40 करोड़ रुपए की ये मालियत बनती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस सारे चक्कर के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार ने पाकिस्तान के बैंकों से भी तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए का
قرضہ لیا ہے، اور اس طرح جسٹس بابر ستار صاحب کی جو مجموعی لائبلٹیز ہیں، یعنی اس وقت انہوں نے جتنے پیسے ادا کرنے ہیں وہ تقریباً 34 کروڑ روپے یا 340 ملین روپے بنتے ہیں. لہٰذا یہ اماؤنٹ بھی بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے، کیونکہ اگر ایک جج موجود ہے، جج سٹنگ جج بھی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بھی ہے، اور وہ 34 کروڑ روپے یا 340 ملین روپے کی لائبلٹیز، یعنی اس کے اوپر واجب الادا ہیں 340 ملین روپے، تو پھر یہ بھی اس بات کی طرف امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، شبہات پیدا ہو سکتے ہیں کہ جناب اس قرض کی ادائیگی کے لیے کہیں جو ہے وہ جو بندہ ہے وہ کہیں کوئی کمپرومائز تو نہیں ہو جاتا، کیونکہ یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے، قرض اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے، اور پاکستانی سسٹم کے اندر یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا حامل ہیں یہ والے انکشافات. نہ صرف یہ بلکہ جسٹس بابر ستار صاحب متحدہ عرب امارات میں 2 کاروبار بھی چلا رہے ہیں، اور یہ خود انہوں نے اس بات کا انکشاف بھی کیا ہے. 2 کاروباروں کے اندر جو اس وقت متحدہ عرب امارات میں آپریٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر جسٹس بابر ستار صاحب پارٹنر ہیں، اور اس بات کا انکشاف بھی جناب بابر ستار صاحب کی طرف سے ہوا تھا خود ان ریٹرنز کے اندر، ان تفصیلات کے اندر جو انہوں نے خود پیش کی تھی جوڈیشل کمیشن کے روبرو اس وقت جب وہ اپنی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے ان کا معاملات زیر سماعت چل رہے تھے. لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں اس وقت ان کی سگنیفیکنس اس وجہ سے بن رہی ہے کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے جسٹس بابر ستار صاحب کا، اس میں موجودہ چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کی اس کے اوپر ریزرویشنز بھی رہی ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس بابر ستار صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا، وہ اجلاس 3 دسمبر کو ہوا تھا، 3 دسمبر 2020 کو، اور 3 دسمبر کو اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے مسٹر جسٹس گلزار احمد، ان کی سربراہی میں یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا، اور اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں عمر عطا بندیال صاحب بھی موجود تھے، جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی موجود تھے، جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت کے جناب اطہر من اللہ صاحب بھی موجود تھے، اور اس وقت کے سینئر موسٹ جج اور موجودہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب بھی موجود تھے، اور اس کے اندر جسٹس مقبول باقر صاحب بھی موجود تھے. اس جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کے اندر مختلف لوگوں کی طرف سے یہ جو تفصیلات جسٹس بابر ستار صاحب کی طرف سے پیش کی گئی تھیں، اس کے اوپر بہت ہی زیادہ تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا. خاص طور پر یہ جو لائبلٹیز جناب جسٹس بابر ستار صاحب نے شو کی تھیں، ان لائبلٹیز کے اوپر بہت ہی زیادہ اعتراض کیے گئے تھے. بلکہ اس وقت کے جوڈیشل کمیشن کے ممبر جناب جسٹس بندیال صاحب نے آرٹیکل 4 اور ججز کے کوڈ آف کانڈکٹ کا حوالہ بھی دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب ایک جج کس طریقے سے بطور جج ہوتے ہوئے اپنے بزنسز اور یہ جو ان کی دیگر انگیجمنٹس ہیں اور خاص طور پر فائنینشیل انگیجمنٹس ہیں، اس کو کس طریقے سے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھ سکتا ہے. جج بننے سے پہلے اور جج کا منصب سنبھالنے سے پہلے جج کو اپنی ان تمام لائبلٹیز کو ادا بھی کرنا ہوگا، اور وہ بزنسز جس میں وہ وابستہ ہیں ان بزنسز کو بھی ڈسپوز آف کرنا ہوگا، جس کے اندر چونکہ انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ امریکہ میں جو پراپرٹیز ہیں وہ انہوں نے سرمایہ کاری یعنی کاروبار کے لیے خریدی تھی. جج بننے سے پہلے یہ جو یو اے ای کے کاروبار اور امریکہ کے اندر جو انویسٹمنٹ تھی، اس سے ان کو پیچھے ہٹنا تھا. یہ جسٹس بندیال صاحب کی طرف سے یہ بات سامنے آئی تھی. اسی طریقے سے جناب موجودہ چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب کی طرف سے بھی یہ سوال سامنے آیا تھا، اور ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ جو ہیں یہ کیا نام لیتے ہیں جسٹس بابر ستار صاحب، ان کو جو ہے وہ ان کی تقرری کو مؤخر کرنا چاہیے اس وقت تک جب تک یہ جو فیصلہ ہے ان کی طرف سے سامنے نہ آ جائے کہ کیا یہ کاروبار رکھیں گے یا کاروبار چھوڑ دیں گے. اور اس موقع پر اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس موقف کا اظہار کیا تھا کہ جناب اگر ہم اس اپوائنٹمنٹ کو مؤخر کر دیتے ہیں تو اس بات کے امکانات ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ ایک بہترین جج سے محروم ہو سکتی ہے. لہٰذا دیر اینڈ دین فیصلہ کیا جائے اور جسٹس بابر ستار صاحب کو جج اپوائنٹ کیا جائے. اور اس موقع پر اس وقت کے سینئر جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا جو وزن تھا وہ جناب جسٹس بابر ستار صاحب کے
पलड़े में डाला था और उन्होंने इस नॉमिनेशन को मंजूर किया था ये कहते हुए कि जस्टिस बाबर सत्तार ने जज बनने से पहले अपनी तमाम जायदादों और लाइबिलिटीज़ को अपने टैक्स रिटर्न्स में जाहिर कर दिया है। अब इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उनसे इस बात की क्लैरिफिकेशन लें कि जनाब आप ये कारोबार जारी रखेंगे या छोड़ेंगे, क्योंकि इनकी तरफ से कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं है। अलबत्ता ये बात अपनी जगह पर मौजूद है कि ये जो मीटिंग हुई थी 3 दिसंबर को, उस वक्त के जो मीटिंग मिनट्स हैं, उस मीटिंग मिनट्स के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी गई है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान मीटिंग विच मेट ऑन December 3 हैड थॉरली डिलिब्रेटेड ऑन फॉरेन फाइनेंशियल इंटरेस्ट एंड डेट obligations of prominent lawyer Mr. Babar Sattar before recommending his name for the post of additional जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। यानी ये तमाम चीज़ें उस वक्त भी ज़ेर बहस आई थी, लेकिन इसके बाद अतर मिनल्ला साहब के वज़न डालने पर ये जो फैसला है ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हक़ में कर दिया गया। अब मौजूदा जो है ना सिनेरियो के अंदर ये मामला एक मरतबा फिर उठ के सामने आया है, क्योंकि एक रेफरेंस इस हवाले से इतलात ये हैं कि इन्हीं मालूमात की बुनियाद के ऊपर एक रेफरेंस मिस्टर जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ख़िलाफ़ भी दायर किया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि जनाब ये जो जायदादें हैं, इन जायदादों को ख़रीदने के लिए जो पैसे थे वो कहाँ से आए और वो पैसे क्या जो है वो किस तरीके से कमाए गए हैं और अब क्या विरासती जायदाद थी उसको बेच के कमाए गए हैं, इनहेरिटेड अमाउंट्स कितनी थी जो आपको विरसे में मुंतकिल हुई हैं, मुख्तलिफ जायदादों के अंदर आपका हिस्सा कितना था, ताकि इस बात को असेस किया जाए और आपकी बतौर वकील आमदनी कितनी थी, ताकि इस बात से अंदाज़ा लगाया जाए कि जनाब ये सब कुछ जो था वो दुरुस्त था। ये बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि इस वक्त इदारे के अंदर भी तत्हीर का अमल जारी है और आज ही 2 जज साहिबान को बरतरफ भी किया गया है और इन जज साहिबान की बरतरफी के लिए भी जो बवाद है वो यही बताया गया है कि जनाब ये जो 2 सिविल जज साहिबान थे जिनको लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से फारिग किया गया है, इनको मिसकंडक्ट के इल्ज़ाम में नौकरी से बरतरफ किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद ने 2 जज साहिबान सिविल जज लाहौर इम्तियाज़ अहमद और सिविल जज मुल्तान साहिबा वहीद को नौकरी से बरतरफ करने का जो अहकामात हैं वो सादर किए हैं। इसका मतलब ये है कि इदारा अपने अंदर से भी कुछ चीज़ों को पाक साफ करने की या जो जिसे हम कह सकते हैं काली भेड़ें उनको दूर करने की कोशिश कर रहा है, उनको काली भेड़ों को निकालने की कोशिश कर रहा है। तो इस सिनेरियो के अंदर ये वाली चीज़ें सामने आना बहुत ही ज़्यादा मानी खेज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो है उन्होंने ये इल गॉटन जो है उनकी ये सारे के सारे बिजनेस हैं, यकीनी तौर पर उनके बिजनेसेस वो साफ और शफाफ शोहरत के हामिल हैं, बिल्कुल दुरुस्त उनके कारोबार होंगे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हर एक चीज़ को हमें एक ख़ास तनाजुर के अंदर देखने की ज़रूरत है और शफाफियत का तकाजा ये है कि अगर कोई किसी जगह से कोई सवाल उठता है तो उस सवाल का प्रॉपर्ली जवाब दे दिया जाए, बेशक मुतल्लिका फोरम पर दे दिया जाए। अब जिस तरीके से जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने क्लीन चिट दी थी उन्हें, वो क्लीन चिट वो अब तक जो है वो संभाल के रखे हुए हैं, तो वो क्लीन चिट से अब अगली चीज़ें हैं ना वो पता चलना चाहिए कि क्या उन्होंने इस कारोबार को जो उस वक्त अपॉइंटमेंट के वक्त वो होल्ड कर रहे थे अभी तक उन्होंने इसको अपने पास रखा हुआ है या उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। अगर डिस्पोज ऑफ कर दिया है, खुद से उसको अलहदगी इख्तियार की है, तो वो जो कारोबार थे अब उन्होंने किसके नाम पे मुंतकिल किए हैं? अपनी बेगम के नाम पे मुंतकिल किए हैं, भाई के नाम पर, साले के नाम पर, सास के नाम पर, ससुर के नाम पर। एक दफ़ा ज़रा चीज़ें क्लैरिटी में सामने आ जाएँ तो इस तरह के तमाम एतराज़ात ख़त्म हो सकते हैं और बेहतर यही है कि ये जो 6 जजेस का ख़त की हतमी सुनवाई से पहले ये चीज़ें अगर ज़रा सामने आ जाएँ तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अपनी राय ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।